है कार्यपालिका के कार्य और दायित्व, यह विस्तृत सूची नहीं है। यानी कि कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, तो भैया जितना भी आप कानून लागू कर रहे हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, कार्यपालिका। जैसे अगर केंद्र स्तर पर देखें तो रक्षा, डिफेंस, देश की रक्षा करना किसका काम होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है। अगर चीन अभी भारत पर आक्रमण कर दे तो सबसे पहले कौन एक्टिव हो जाएंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि देश का जो रक्षा का दायित्व उन्हीं के हाथ में। देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देखिएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव संघीय कार्यपालिका बहुत सक्रिय रहे थे। तो देश के जो रक्षा का सवाल वह भी किसके अंतर्गत आ जाता है, आपको संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत। विदेशी मामला जो फॉरेन अफेयर्स है यह भी किसके अंतर्गत आ जाता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत। देखिए अभी जैसे ईरान और यूएसए के बीच युद्ध हो रहा है, अब इसके कारण जो ऑयल क्राइसिस है, तेल का जो संकट आ रहा है या एलपीजी का संकट आ रहा है, तो तुरंत देखिएगा जो हमारे विदेश मंत्रालय है वो क्या हो गए, सक्रिय हो गए। वो देख रहे हैं कि भाई डॉलर जो है इसका रिजर्व होना हमारे देश में क्या है, जरूरी है। तो तुरंत घोषणा करवाया गया कि भाई कोई भी चीज इंपोर्ट आप नहीं कीजिए। अगर जरूरत पड़ा, बहुत ज्यादा संकट बढ़ा, तो हमारे जो विदेश मंत्रालय वो अन्य देशों के काउंटर पार्ट से क्या करेंगे, बात करेंगे, और यह जो तेल का संकट है उसको दूर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगला हमारा क्या है, ये है परमाणु ऊर्जा। जितना भी आपका ये न्यूक्लियर एनर्जी है वो सब किसके अधीन होता है, केंद्रीय संघीय कार्यपालिका के अधीन होता है। जितना भी रिसर्च हो रहा है डिफेंस में, उस R&D जिसको कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस में जो हो रहा है वो सब किसके अधीन आ जा रहा है, संघीय कार्यपालिका के अधीन आ रहा है। अगला हमारा क्या है, संचार, कम्युनिकेशन हो गया। ये भी जो टेलीकम्युनिकेशन है वो सब किसके अंतर्गत है, संचार। ये आपको संघीय कार्यपालिका ही क्या करते, देख रेख करते। मुद्रा हो गया, करेंसी हो गया, किस नोट को बंद करना है, किस नोट को चालू करना है, किस नोट को ज्यादा सर्कुलेट करना है मार्केट में, सब केंद्र सरकार जो है वो RBI की मदद से क्या करती है, निर्णय लेती है। वित्त मंत्रालय के मदद से निर्णय लेते हैं। अंतरराज्यीय वाणिज्य हो गया, इंटर स्टेट ट्रेड जो हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो ट्रेड होता है वह भी देखरेख करना किसका काम होता है, संघीय कार्यपालिका का। देखिए GST में भी देखिएगा यह इंक्लूड किया गया ना, कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य या दूसरे राज्य से आप तीसरे राज्य जाते हैं तो एक ही जगह आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जितने राज्यों से गुजरते उतना ज्यादा आपको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। अब है कि एक बार आप टैक्स भर दीजिए, आप आगे क्या कीजिए, जा सकते हैं। अगला एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वह भी संघीय कार्यपालिका के अधीन है। इसलिए देखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वह संघीय कार्यपालिका के द्वारा लाया गया है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा लाया गया। प्राथमिक शिक्षा को जो फ्री किया गया, मुफ्त किया गया, वह भी किसके द्वारा किया गया, संघीय कार्यपालिका के द्वारा किया गया। अगला हमारा राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन। बताएं देश में जितना भी पॉलिसी बनता है वह पॉलिसी किनके द्वारा बनाया जाता है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो देश से संबंधित जो भी नीति है वह यूनियन एग्जीक्यूटिव संघीय कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाएगा, और जो राज्य से संबंधित नीति है वह सामान्यतः राज्य कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है। हालांकि इसमें कुछ जगहों पर आपको केंद्र का हस्तक्षेप होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी राज्य सरकार यह नीति बना दे कि भैया आप 10 वाहन से चलिए, तो इसमें हस्तक्षेप किनके द्वारा कर दिया जाएगा, यूनियन के द्वारा कर दिया जाएगा। वो बोलेंगे नहीं अभी 10 वाहन हम नहीं चलाने देंगे। अभी जस्ट हम आधा घंटा या 1 घंटा पहले न्यूज देख रहे थे, जो 2-3 दिन पहले बहुत वायरल हुआ था कि MP के जो बीजेपी मतलब नेता थे वो काफिला के साथ निकले थे, उनको आज क्या किया गया, हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। रीजन क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे कि पेट्रोल का कम से कम आप खपत करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए। वहां पे वो क्या किए थे, 100 गाड़ियों का काफिला लेके निकले थे, उसको क्या किया गया, उनको हटा दिया गया। तो जहां आवश्यक पड़ेगा कि राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा है, आर्थिक खतरा है, वहां पे फिर हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे देखिएगा कोविड के टाइम में एक बार मोदी जी आह्वान करते थे थाली पीटो, हम लोग थाली पीटना शुरू कर देते थे। एक बार बोलते थे दिया जलाओ, हम लोग दिया जलाना शुरू कर देते थे। यानी कि उस समय पूरा राज्य जो है वो कहाँ से चल रहा था, केंद्र से चल रहा था। बाद में जब कोविड अपने अंतिम चरण में आया तो मोदी जी के द्वारा कहा गया कि भैया अब राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन को खोल सकते हैं, जहां पे लगे खुलना चाहिए खोलिए, जहां पे लगे कि बंद रखना है बंद रखिए। यानी कि उस समय देखिएगा पूरा राज्य का जो प्रशासन था वो किसके हाथों में था, केंद्र के हाथों में था।
तो राज्य कार्यपालिका अपने राज्य के लिए नीति का निर्माण करती, लेकिन यदि आवश्यक पड़े तो उसमें केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। आगे हम पढ़ाएंगे यूनिटरी फॉर्म और फेडरल फॉर्म, एकात्मक रूप और संघात्मक रूप, तो वहां भी डिस्कस करेंगे। अगला देखिए, राज्य सरकार की अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या आता है, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्या, ये सब लिस्ट पूछ देगा। देखिए अब एईडीओ के एग्जामिनेशन के बाद इतना तो क्लियर हो गया कि एग्जाम में एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठा देगा। अब दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा आपको राज्य कार्यपालिका के अधीन नहीं आता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव के अधीन नहीं आता, या दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य कार्यपालिका के अधीन आता है, और इसी बॉक्स में से एक को क्या करेगा, उठा देगा और आप फंस जाएंगे। जैसे बार बार आपको कृषि के बारे में दे दिया है, एग्रीकल्चर के बारे में बार बार पूछ दिया कि कृषि किस सूची में आता है, संघीय सूची में आता है कि राज्य सूची में आता है या समवर्ती सूची में आता है। तो देखिए एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे, आपको अलग से घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करते चलना। हम टेस्ट भी ले लेंगे, एमसीक्यू भी डिस्कस कर देंगे, इतना हम आपका सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आपको इतना याद तो रखना पड़ेगा। हम टेस्ट भी ले लिए, एमसीक्यू भी डिस्कस कर दिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ दिए, उसके बाद भी आपको याद नहीं रहे तो आपके बदले हम याद तो नहीं कर पाएंगे, वो तो उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए राज्य के अधीन कौन आता है, जैसे पुलिस हो गया, कानून व्यवस्था, यह स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता है। राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका क्रियान्वयन करना, जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, तो उस नीति को राज्य में क्या किया जाएगा, लागू करवाना भी किसका काम होता है, राज्य कार्यपालिका का। जैसे देखिएगा जहां मोदी जी घोषणा किए कि भाई आप सोना नहीं खरीदेंगे, जहां मोदी जी घोषणा किए कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर विकसित किए, तुरंत देखिएगा यूपी में योगी जी जो है वह कैबिनेट की बैठक किए और कैबिनेट की बैठक करके यह फैसला लिए कि सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लाया जाए, है ना। आपको सप्ताह में 1 दिन जो होगा वो नो व्हीकल डे होगा, यानी कोई भी वाहन नहीं चलाएगा, पेट्रोल देने पर लिमिट लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब योगी जी क्या कर रहे हैं कि जो केंद्र के द्वारा जो आदेश आया उस आदेश को राज्य में लागू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से जस्ट हमारे बिहार में भी आ गया, सम्राट चौधरी जी भी यह आदेश दिए कि भाई कम से कम आप ईंधन का क्या करें, उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करें, उपयोग करें। जिस हिसाब से आर्थिक संकट गहराते जा रहा है, हो सकता है लोग क्या बोलेंगे कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को भी बंद करें, चाहे वो स्कूल हो, प्राइवेट या पब्लिक हो या इंस्टीट्यूशन, और ऑनलाइन कल्चर को जैसे कोविड के टाइम में बढ़ावा मिला था, बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए हम संस्था खोले हुए तो इतने बच्चे, इतने गार्जियन आके यहाँ पर क्या अपने वाहन से ही आते हैं, अब जल्द समय पे पहुंचना है। इवन हमको भी अपने इंस्टीट्यूट आना है तो हम भी गाड़ी से ही आते हैं ना, नहीं तो टाइम पे कहाँ से पहुंच पाएंगे। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच हम कितना देर में भाग पाएंगे, पैदल एक ब्रांच से निकलेंगे, पता चला दूसरे ब्रांच पे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हम पहुंचे और पहुंचे भी इस धूप में तो आधा मर गए। तो अब होगा ऑनलाइन होगा तो क्या होगा, जितने भी ब्रांच के बच्चे थे एक जगह पढ़ लेंगे, तो भाग दौड़ नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो नियम है उसको राज्य में पुख्ते मतलब अच्छे तरीके से क्या किया जा रहा है, लागू करवाया जा रहा है। अगला जन स्वास्थ्य जो है, पब्लिक हेल्थ जो है, ये सारा कुछ किसका है, आपका राज्य सरकार देखती है। जैसे अभी देखिएगा सदर अस्पताल में किसी का डेथ हो जाता है, पूरा हाहाकार मच जाता है कि सदर अस्पताल में ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। वो तो छोड़िए, सदर अस्पताल से लोग रेफर कर दे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब हाहाकार मच जाता है ना। अभी बीच में आप न्यूज सुने होंगे कि जितने भी प्राइवेट सरकारी डॉक्टर हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाया जा रहा है। तो सरकार का यह भी काम है देखना कि हमारे जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं महंगा इसको, उसके लिए वो क्या हो सके, अच्छे से सुविधा हो सके। जैसे हम हाल फिलहाल अभी तो पिताजी मेरे बीमार है, उसके लिए भी थोड़ा उलझे रहते हैं, तो लोग हमको क्या बोला कि आईजीआईसी जो है पटना में, वहां आप एडमिट करवाइए, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। जल्दी तो नंबर लगता नहीं, बेड मिलता नहीं, लेकिन ईश्वर की दया से वहां बेड मिल गया, पिताजी को एडमिट करवा दिए। इनका बीपी 270 से कम ही नहीं जा रहा। सोचिए 120/80 आपका नॉर्मल होता है, वहां का बीपी कितना था, 270। और 1 सप्ताह तक डायरेक्ट वो क्या कर रहा है, दवा चढ़ा रहा है, कुछ कम ही नहीं हो रहा। हम लोग परेशान घबराए हुए। नर्स सिस्टर जो थी वो आती थी, रिकॉर्ड करती थी 270। एक दिन क्या की, 270 एक सिस्टर रिकॉर्ड करके गई, या दूसरा 20 मिनट बाद रिकॉर्ड की तो 140 आया। तो बोली 140 है, नॉर्मल आ गया। हम घबरा गए, क्योंकि अचानक से बीपी कम होना भी खतरा है।
हमको डर लग गया तो हम एक सीनियर सिस्टर को बुला के लायक भाई एक बार आप चेक कीजिए। वो चेक की तो 270 ही बीपी था। यानी कि ये लोग क्या करती थी कि बीपी जो रिकॉर्ड करती थी, मेजर करती थी, उसको चार्ट पे भरती थी। डॉक्टर सामने आते थे, उसको देख के चार्ट को उस हिसाब से दवा चढ़ाते थे। लेकिन अगर आप बीपी गलत माप करके चार्ट भरिएगा तो डॉक्टर भी तो उसी हिसाब से चलाएंगे। और पता चला कि भाई वो जो 270 बीपी जा रहा है वो उसमें हार्ट का कोई ये नहीं था, वो किडनी के कारण हो रहा है। तो बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर थे हमारे टच में, उनको हम रिपोर्ट भेजे इस तरह ऐसे बात है। तो बोले कि वहां तुम आईजीआईसी में क्यों रखे हो, उनको नेफ्रो डिपार्टमेंट में ले जाओ, किडनी डैमेज हो चुका है इसलिए इतना ज्यादा भाग रहा है। तो बाद में उनको बोले कि भाई आप नेफ्रोलॉजिस्ट को बुला दीजिए, उनसे कंसल्ट कर लीजिए। तो डॉक्टर कहते तुम हमको सिखाओगे कि क्या करना है। बाद में हम अपने रिस्क पे वहां से लेके निकले और प्राइवेट में एडमिट करवाए। तब जाके एक दिन के अंदर फिर बीपी को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। तो इससे हमको क्या लगा कि देखिए सरकार सुविधा दे रही है, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दे रही है, लेकिन नीचे वाला जो स्टाफ है ना वो उस हिसाब से काम ही नहीं करना चाह रहा। तो कुछ से कुछ बीपी माप देगा कैसे। आप देखिए हार्ट का वो हॉस्पिटल है और सबको अंडा सुबह में खिलाया जा रहा है। भाई किसका क्या कंडीशन है उस हिसाब से ना आप अंडा दीजिएगा, डाइट चार्ट फॉलो करवाइएगा। सबको अंडा खाना मैंडेटरी। तब लगा कि इसमें सरकार की कहीं गलती नहीं होती है, स्टाफ सभी कहीं कहीं बदमाशी करता है। तो यहाँ स्वास्थ्य का देखना किसका काम है, स्वास्थ्य सुविधा का, यह भी देखना हमारे राज्य सरकार का काम। ठीक, ये आपको कंटेंट सेक्शन में मिलेगा। तो अभी पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, जब पूरा चैप्टर खत्म करवा देंगे ना तब हम अपना नोट्स आपको देंगे। अभी तो डायरेक्ट हम समझा रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब पीडीएफ क्या करेंगे, एक साथ अपलोड कर देंगे। तो समझ में आए। अगला जो देखिए शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन भी यहाँ आपको किसका आ जाएगा, राज्य सरकार। हालांकि शिक्षा में केंद्र सरकार का भी रोल है और राज्य सरकार का भी रोल है। कृषि बहुत बार पूछ चुका है, इसमें भी राज्य सरकार का आपको योगदान रहता है। सिंचाई। दूसरा पंचायत का जो चुनाव होता है, जैसे अभी देखिएगा नवंबर में पंचायत का चुनाव है, तो पंचायत के चुनाव कराने का जो निर्णय है अक्टूबर में कराएंगे कि नवंबर में करवाएंगे, वो निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। जैसे कोविड के टाइम में देखिएगा पंचायत चुनाव करवाना था तो नीतीश जी उसको आगे बढ़वाए थे कि भाई अभी हमारे राज्य की स्थिति सही नहीं है, इसमें चुनाव नहीं होना चाहिए। तो कंडक्ट कब करवाया जाना है ये निर्णय आपको राज्य सरकार लेती है, लेकिन कैसे होना है ये फिर राज्य मतलब निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग करती है। यानी कि कैसे होगा, कितना पोलिंग बूथ बनेगा, ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन कब होना है, ठीक है, ये अनुमति फिर किसके द्वारा दिया जाता है, आपको राज्य सरकार। हालांकि इसका भी क्या है, ड्यूरेशन है, जो आगे पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि मनमाना ढंग से आगे बढ़ाते चलेंगे।